ठीक है जी, तो ये मिसलेनियस स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, मिसलेनियस के एग्जाम्पल से। जो 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं वो करवा रहा हूँ मैं। एक एग्जाम्पल 30 है, उसमें वो बोल रहा है इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, मतलब ना ए बी के इक्वल है, ना बी सी के इक्वल है, ना ए सी के इक्वल है, तो शो करो कि जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है इस डिटर्मिनेंट की, इस मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करा। करने को हम सीधा एक्सपैंड कर सकते थे किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग, बट एक चीज़ देखने वाली है और ये आगे तुम्हें क्वेश्चन में बहुत काम आएगी। वो क्या है समझो, जो भी 3 कॉलम्स हैं या तीनों रोज हैं उसको ध्यान से देखो, उनमें एलिमेंट जो हैं वो सेम है बट उनका ऑर्डर अलग है। जैसे इस रो में पहला एलिमेंट ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। इसमें पहला एलिमेंट बी है, दूसरा सी है, तीसरा ए है। इसमें पहला एलिमेंट सी है, दूसरा ए है, तीसरा बी है। एलिमेंट्स तो वही ए बी सी हैं बट उनका ऑर्डर अलग अलग है। तो जब भी ऐसा कुछ दिखे कि तीनों रोज में या तीनों कॉलम्स में एलिमेंट सेम है, बस वो जो फर्स्ट है वो सेकंड, जो सेकंड है वो थर्ड, ऐसे दे रखा है, तो हमेशा ये वाला रूल लगाओ, ये प्रॉपर्टी यूज करो। R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। सो जैसे ही मैंने R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करा, तो ये हो गया A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। देन आई हैव टेकन ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो यहाँ बच गया 1 1 1। अब जब 3 1 बन जाए तो हमने समझा हुआ है कि हम कैसे ज़ीरो बनाते हैं। तो क्या करेंगे, C1 गोज टू C1 माइनस C2 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3। सो C1 माइनस C2 करा तो 1 माइनस 1 0, B माइनस सी, C माइनस ए, फिर C2 माइनस C3, 1 माइनस 1 0, C माइनस ए माइनस बी, और C3 में तो कोई चेंज है ही नहीं। जैसे ही 2 0 बन जाए हमें पता है कि हमें एक्सपैंड करना है, तो मैंने एक्सपैंड करा रो 1 के अलॉन्ग। 0 0 के साथ तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 1 बचा। 1 का ये कॉरस्पॉन्डिंग रो गई, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम गया, बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। मल्टीप्लाई करा, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगना था यहाँ पर, विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस था इसीलिए साइन चेंज हो गए। इसमें 2ac माइनस 1ac प्लस ac हो गया, ए बी एज इट इज़, बी सी एज इट इज़, माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़, माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़, माइनस सी स्क्वायर एज इट इज़। अब माइनस जो था मैंने कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस कॉमन लिया, अंदर जो नेगेटिव थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वो पॉजिटिव हो गए, ए बी बी सी ए सी जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए। अब ये 9th क्लास में हमने क्वेश्चन किया था आइडेंटिटी बनाने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कराया, तो 2 से डिवाइड वाला तो बाहर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई वाला सबसे मल्टीप्लाई हो गया। फिर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर को मैंने लिख लिया a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस 2ab एज इट इज़, माइनस 2bc एज इट इज़, माइनस 2ac एज इट इज़। ये बन गई आइडेंटिटी, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब एक बात बड़ी ऑब्वियस सी है, रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर पॉजिटिव है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर पॉजिटिव है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव है। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में उसने बोला था कि ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स। अब 3 पॉजिटिव नंबर का एडिशन तो कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म, ये पॉजिटिव है। और क्योंकि ये नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुई तो अल्टीमेटली जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एग्जाम्पल 32। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, जो एनसीईआरटी में जैसे दे रखा है वहाँ एक आधा स्टेप चेंज किया है। इसमें यह ध्यान रखना, जो स्टेप्स मैं स्टार्टिंग में करा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में किए हुए हैं वो वही करना, उसमें कोई चेंज मत करना। तो 3 स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसमें पहला है कि आपने रो 1 में x से मल्टीप्लाई कराना है, रो 2 में y से मल्टीप्लाई कराना है, रो 3 में z से मल्टीप्लाई कराना है। अब हमने ये प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी रो बाय अ कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ ऑल दैट डिटर्मिनेंट ऑल्सो गेट्स मल्टीप्लाई बाय द सेम कांस्टेंट। सो टू नलिफाई दैट इफेक्ट
हम क्या करेंगे, उस कांस्टेंट से डिवाइड करा देते हैं। तो अगर x से मल्टीप्लाई कराया था तो x से डिवाइड करा दिया, y से मल्टीप्लाई कराया था तो y से डिवाइड करा दिया, z से थर्ड रो को मल्टीप्लाई कराया था तो z से डिवाइड करा दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, रो वाइज मल्टीप्लाई कराया था, कॉलम वाइज कॉमन ले लो सेम। तो अगर रो 1 में x मल्टीप्लाई कराया था तो C1 में से कॉमन ले लो x, रो 2 को y से कराया था तो कॉलम 2 में से y कॉमन ले लिया, रो 3 को z से कराया था तो कॉलम 3 में से z कॉमन ले लिया। तो अल्टीमेटली ये बचा मेरे पास। तो पहले तो आपको ये याद रखना है, रो वाइज मल्टीप्लाई कॉलम वाइज कॉमन, रो वाइज मल्टीप्लाई कॉलम वाइज कॉमन। यहाँ पर आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये ज़रूर याद रखना, C2 गोज टू C2 माइनस C1 एंड C3 गोज टू C3 माइनस C1। ऐसा करने से C2 गोज टू C2 माइनस C1 किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ जीरो हो गया क्योंकि जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर था, यहाँ पे किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो हो गया, और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लग रही है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाई प्लस जेड पूरा बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए माइनस बी एक्स माइनस, क्योंकि y प्लस जेड है लेकिन माइनस कर रहे हैं तो x माइनस वाई माइनस जेड। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर। जब ऐसा किया तो देखा कॉलम 2 में से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है और कॉलम 3 में से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, वो हमने बाहर ले लिया और x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन गया। हमें तो वैसे भी आंसर में x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब चाहिए था तो स्क्वायर तो हमें मिल ही गया। जैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मिला, फिर ये लास्ट आपको जो स्टेप याद रखना है, R1 गोज टू R1 माइनस R2 माइनस R3। सो ये किया मैंने, y प्लस जेड के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ऐसे ही x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, साइन चेंज होगा, माइनस जेड प्लस वाई, ऐसे इधर किया R1 माइनस R2 माइनस R3। ऐसा करने पर देखो ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिर्फ 2yz बचा। इधर x से x कैंसिल हुआ, माइनस y से प्लस y कैंसिल हुआ, माइनस z माइनस 2z बचा। इधर x से x कैंसिल हुआ और z से z कैंसिल हुआ, माइनस y माइनस 2y बचा। मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 2 हमें वैसे भी देखो आंसर में भी चाहिए था हमें 2। अब 2 भी आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर भी आ गया, तो मतलब बचा क्या, एक बचा एक्स वाई जेड और एक बचा x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि क्यूब चाहिए हमें। अब क्या करना है, अब इसमें एनसीईआरटी में कुछ अलग कर रखा है बट यहाँ पर आप एक काम करना, और वो आसान भी है, नया स्टेप याद भी नहीं रखना पड़ेगा, आप बस रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देना और 100% आंसर आएगा। एंड में जो आंसर बचेगा ना वो कुछ ऐसा बचेगा, ये तो बाहर है ही है, ऐसा कुछ बचेगा, देखना, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड, बाकी सब कुछ कट जाएगा और एक्स वाई जेड स्क्वायर, ये 3 बच जाएंगे। इसमें से लेना एक्स वाई जेड कॉमन और अंदर बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 100% यही बचेगा, बाकी सारे प्लस माइनस होके कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड और एक्स वाई जेड स्क्वायर, ये बचेगा। इसमें से एक्स वाई जेड लेना कॉमन, अंदर बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ऑलरेडी पहले था, एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड और मिल गया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब हो गया। तो 4 स्टेप क्या याद रखने हैं, रो वाइज मल्टीप्लाई, कॉलम वाइज कॉमन, फिर C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, फिर R1 माइनस R2 माइनस R3। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में एग्जाम्पल में ये ज़रूर स्टेप्स को याद रखना, जल्दी हो जाएगा। लास्ट एक सब स्टेप मैंने आपका बचा दिया जिसमें उसने कुछ 1/y इंटू C2 कुछ ऐसा किया है, वो आप मत करना, आप इसको एक्सपैंड करना, 100% सही आंसर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 33। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वर्स का है, मैट्रिसेस का। वो बोल रहा है यूज प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 मैट्रिक्स टू सॉल्व दिस। ऐसे नहीं करना जो हमने पीछे एक्सरसाइज में सीखा था कि
इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फॉर्मूला लगाया, उससे इन्वर्स निकाला, फिर बी से मल्टीप्लाई करा दिया, एक्स वाई जेड का आंसर आ गया। आंसर ठीक भी आएगा बट जीरो मिलेगा क्योंकि उसने क्या बोला है, यूज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का यूज करो। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको ए मान लिया, दूसरे मैट्रिक्स को सी मान लिया, इनका प्रोडक्ट करा। जब प्रोडक्ट करा तो देखा आंसर आ रहा है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आता है तो हमें पता है दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो मतलब कहना है से कि ए इन्वर्स जो है वो सी है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ये है। इसको हमने ए माना है और इसको सी माना है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जब हमने नॉर्मल क्वेश्चन पे गए, हमने जैसे हम 4.6 में करते थे, इसके कोएफिशिएंट से मैट्रिक्स ए बनाया, एक्स वाई जेड मैट्रिक्स एक्स होता है और जो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लिखा है उससे मैट्रिक्स बी बनता है। जैसे ही हमने देखा इसका जो ए मैट्रिक्स है वो जो इन्होंने दे रखा था उसके ए मैट्रिक्स से मैच कर रहा है, एग्जैक्ट सेम है। इसका मतलब जब ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होता है, ए इनवर्स निकालने के लिए जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए करते हैं वो करने की बजाय ए इनवर्स की जगह कौन सा मैट्रिक्स रख देंगे, सी मैट्रिक्स। और सी मैट्रिक्स क्या था, ये वाला। ये सी मैट्रिक्स यहाँ रखा, उसको बी से मल्टीप्लाई कराया, सी मैट्रिक्स रखा मतलब एक तरीके से ए इनवर्स रखा और मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ गया 053, मतलब एक्स 0 हो गया, वाई 5 हो गया और जेड 3 हो गया। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, आसान है। उसने बोला प्रूव करो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। कहीं लिखा तो था नहीं कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है या नहीं करनी है, तो मैंने सीधा एक्सपैंड कर दिया, एक्सपैंडिंग अलॉन R1। और वैसे भी प्रॉपर्टीज़ आप क्या यूज़ करोगे इसमें, एक एक्स है एक साइन थीटा है, कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पर भी कोई सेम नहीं होने वाला जिससे कुछ कॉमन आ जाए। कुछ एक्स की टर्म्स में है, कुछ साइन थीटा कॉस थीटा, फंक्शंस ही अलग अलग है। सो मैंने सीधा एक्सपैंड करा, एक्सपैंड किया रो 1 के अलॉन्ग। सो एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कॉलम ये रो गया तो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। मल्टीप्लाई किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, तो साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गए, बचा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से एक्स कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा 1 इंटू एक्स इज एक्स माइनस एक्स इज 0, तो आंसर आया माइनस एक्स क्यूब। तो जो भी आंसर आया इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसका मतलब इसमें थीटा नहीं बचा। सिमिलरली क्वेश्चन 3 था, एक डाउट, कुछ मत करो, कोई प्रॉपर्टी लगाने की मत सोचो, सिंप्लीफाई करने की, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो, एंड में आंसर 1 आएगा सॉल्व करके। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक 11th क्लास की आइडेंटिटीज़ लगेंगी, करके देखना, नहीं होता तो दोबारा पूछ लेना एक बार। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये अच्छा क्वेश्चन है और क्योंकि ये एग्जाम्पल से रिलेटेड है तो ये आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 30 से रिलेटेड है, इसका आधा सॉल्यूशन तो जो अभी हमने किया था जिसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया था ना, बिल्कुल सेम वैसा ही है। सो क्या है, देखो यहाँ पर भी वही है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल है, वो खुद बोल रहा है। शो ये करो कि ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा या फिर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। अब फिर वो जो मैंने बताया था कि दिख रहा है कि एलिमेंट सेम है, बस उनका ऑर्डर अलग अलग है। यहाँ बी प्लस सी पहले नंबर पे आया, यहाँ तीसरे नंबर पे आ गया, यहाँ दूसरे नंबर पे आ गया। सी प्लस सी यहाँ दूसरे नंबर पे है, यहाँ पहले पे है, यहाँ तीसरे पे। ए प्लस बी यहाँ थर्ड है, यहाँ सेकंड है, यहाँ फर्स्ट है। फंक्शन सेम है, नंबर सेम है, लेकिन उनका ऑर्डर अलग अलग है। तो मैंने ऐड कर दिया, जैसे ही ऐड करा तो बी 2 बार, ए 2 बार, सी 2 बार, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 कॉमन लिया, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर आ गया। ये पूरे का पूरा मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, विच इज़ ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लिया यहाँ 1 1 1 बच गया। अब तो ये बहुत आसान है, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। जैसे ही 3 1 बन जाए उसको 0 बना लो। ये ध्यान रखना ये इज इक्वल टू 0 दे रखा है क्वेश्चन में, इसीलिए मैं साथ लेकर चल रहा हूँ। कहीं प्रूव करने के लिए आए तो साथ लेके मत चलना, उसको प्रूव करना होगा। सो दिस इज C1 माइनस C2 और C2 गोज टू C2 माइनस C3। जैसे ये करा 2 0 बन गए। अब जब आप रो 1 के लॉन्ग एक्सपैंड करोगे तो यहाँ से इसके बाद ये बिल्कुल एग्जाम्पल 30 बन चुका है, एग्जैक्ट सेम। जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना,
वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये वाला 2 ले लेना, इस वाले 2 को मल्टीप्लाई करा लेना, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। जब 2 अंदर जाएगा ना तो 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, तो कुछ ये ऐसा बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा। अब जब इन a प्लस बी प्लस सी, अब ये 2 तो हट जाएगा, यूज़ हो चुका होगा, और साथ में ये बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर a माइनस सी का होल स्क्वायर, इन तीनों का सम 0 या फिर ये 0। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ तो हमारा ये वाला पार्ट तो प्रूव हो गया। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कैसे होगा, अब समझना। उसने बोला ए बी सी रियल नंबर है। अगर ए बी सी रियल नंबर है तो उनका स्क्वायर या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव तो आ नहीं सकता स्क्वायर रियल नंबर का। अगर पॉजिटिव आया तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए कभी भी ये जब नेगेटिव आ नहीं सकता तो इन तीनों का आंसर या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। अगर 0 से बड़ा आया तो कभी भी ये पार्ट तो प्रूव हो ही नहीं पाएगा। सो अगर मैं 0 करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट 0 करना चाहता हूँ, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या ये तीनों की तीनों टर्म्स 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी पॉजिटिव रह गई तो ऐड होकर वो 0 आंसर नहीं देने वाली है। तो अगर इन तीनों का 0 होना ज़रूरी है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 है तो a माइनस बी भी 0 है, और अगर a माइनस बी 0 है तो a किसके इक्वल है, b के। सिमिलरली अगर b माइनस सी 0 है तो b इज इक्वल टू सी। सिमिलरली a माइनस सी 0 है तो a इज इक्वल टू सी। तो ये थर्ड, अगर a इज इक्वल टू बी है, b इज इक्वल टू सी है, a इज इक्वल टू सी है, इसका मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गया। तो ये और वाला पार्ट प्रूव हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत आसान है। देखो मैंने बताया था जब भी ये प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन है ना, इसमें जो आंसर चाहिए ना उसको देखकर प्रॉपर्टी लगाओ। जैसे यहाँ पे 4a² b² c² चाहिए था, मुझे यहाँ से दिख रहा है कि कॉलम 1 में से आई कैन टेक a कॉमन, कॉलम 2 में से आई कैन टेक b कॉमन, एंड कॉलम 3 में से आई कैन टेक c कॉमन। तो मैंने वही करा, a b c कॉलम 1 2 3 में से रिस्पेक्टिवली कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो ये बाहर आ गया, यहाँ बच गया a, यहाँ बच गया a प्लस बी, यहाँ बचा सिर्फ b। यहाँ से b कॉमन लिया था तो यहाँ बचा c, इधर बचा b, इधर बचा b प्लस सी। यहाँ से c कॉमन लिया था, इधर बचा a प्लस सी, इधर बचा a और इधर बचा c, तो ये बच गया। अब मैंने ध्यान से देखा कि अगर मैं रो 1 में रो 2 ऐड करूँ तो a प्लस b और उसमें से b माइनस करा दूँ तो b से b कट गया, क्या बचा 2a। फिर c प्लस बी, अब आप सोचोगे सर आपको कैसे पता, ठीक है मैं काफ़ी टाइम से करा रहा हूँ तो मुझे पता है, बट ये धीरे धीरे क्वेश्चंस करने के साथ ही आएगा कि कोई ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा इसका यही तरीका है, हो सकता है कोई दूसरा तरीका भी हो। मैं ऐसा भी कर सकता था, मैं इन r1 गोज़ टू r1 प्लस r2 प्लस r3 करता तो ये बन जाता 2a प्लस 2b 2b प्लस 2c 2a प्लस 2c। 2 कॉमन लेके बाहर ले जाता, वैसे भी 4 चाहिए तो एटलीस्ट 2 तो मिल जाता। फिर ये a प्लस बी बन जाता, b प्लस सी बन जाता, a प्लस सी बन जाता। फिर मैं चाहता तो कुछ और माइनस करता, फिर सीधा एक्सपैंड भी कर सकता था, चल जाता। लेकिन ये मुझे आसान लगा। इससे क्या हुआ कि मेरे को एक ही रो में एक तो 0 बन गया, क्योंकि c प्लस बी करेंगे फिर उसमें से b प्लस सी माइनस कर देंगे तो वो कट ही जाएगा तो 0 हो जाएगा। 2 2a मिल गए मुझे और एक 0 मिल गया। अब 2a माइनस 2a करूँगा तो फिर 0 हो जाएगा। ये मैट्रिसेस नहीं है कि रो के बाद कॉलम नहीं लगा सकते थे, वो जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालते थे वहाँ पर अलाउड नहीं था कि आप रो से कॉलम पे चले जाओ। अगर एक बार रो में ऑपरेशन लगाना शुरू करा है तो रो में ही लगाना पड़ता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ये अलाउड होता है कि आप रो में ऑपरेशन लगा रहे हो, फिर पहले हमने कॉलम में से कॉमन लिया, फिर रो में ऑपरेशन लगाया, फिर कॉलम में आ गया, ऐसा चल जाता है। तो जैसे ही मैंने c1 माइनस c3 करा, मुझे एक ही रो में 2 0 मिल गए, एक पहले से था एक और अब आ गया। तो अगर 2 0 मिल गए उसके बाद तो सिंपल एक्सपैंड करना है रो 1 के अलोंग। आपका बचा हुआ आंसर क्या बचेगा, एक 4 बचा है और एक ABC और बचा है, वो पक्का इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये समझते हैं। इवैल्यूएट, ये बहुत आसान है। x प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स और वाई। इवैल्यूएट करना है, कुछ प्रूव नहीं करना, आंसर क्या आएगा बाद में पता चलेगा। अब लेकिन एक चीज़ है, फिर देखो जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है,
एक्स वाई एक्स प्लस वाई सिर्फ ऑर्डर अलग है। तो जब भी ऐसा आए तो R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि अगर एक रो के सारे एलिमेंट सेम हो गए 90% क्वेश्चन आपका हो ही गया, कैलकुलेशन रह गई सिर्फ, क्योंकि जैसे ही सेम हो जाएंगे तो आप वो सेम वाले एलिमेंट को किसी एक रो या कॉलम जिसमें सेम हो रहे होंगे उसमें से कॉमन ले लोगे। कॉमन लेते ही वहाँ पे 1 1 1 बचेगा, और जैसे ही 1 1 1 बचेगा आपको उसको जीरो बनाना तो आता ही है। C1 माइनस C2 करा, C2 माइनस C3 करा, 2 जीरो बन गए, उसके बाद उसी रो जिसमें 2 जीरो बने हैं उसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर दिया, आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर सेम आ रहे हो सिर्फ ऑर्डर अलग हो तो हमेशा यही वाली प्रॉपर्टी लगानी है, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा भी है। वो बोल रहा है ये एक्स वाई जेड दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दे रखा है, 1 प्लस पी एक्स क्यूब, 1 प्लस पी वाई क्यूब और 1 प्लस पी जेड क्यूब इक्वल करना है 1 प्लस पी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अब अगर एक रो या एक कॉलम के कुछ या सारे एलिमेंट एज अ सम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं तो हम उनको स्प्लिट कर सकते हैं 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स में। तो मुझे दिख रहा था कि जो कॉलम 3 है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो मैंने उनको 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर दिया। जैसे ही स्प्लिट करा तो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, इधर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। कॉमन देखो बहुत कुछ आ रहा था, पहले मैंने पी कॉमन लिया कॉलम 3 में से, मैंने लिखा नहीं है वो यहाँ पर। फिर रो 1 में से x कॉमन लिया, रो 2 में से y कॉमन लिया, रो 3 में से z कॉमन लिया, तो मुझे क्या मिल गया पी एक्स वाई जेड। यहाँ क्या बच गया, क्योंकि एक्स वाई जेड कॉमन चला गया था 1 1 1, इधर स्क्वायर था तो 1 1 बच गया, इधर क्यूब था तो पावर 2 बच गई। अब देखा मैंने कि ये ऑलमोस्ट सेम है, और ऐसा हमने एग्जाम्पल 15-16 में किया भी है। 15 में तो मैंने क्या किया, इसमें चेंजेस करने स्टार्ट करे। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर 2 रो या 2 कॉलम इंटरचेंज करो तो बाहर माइनस का साइन आ जाता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर -28 है तो +28 हो जाती है, तो हमने वो माइनस का बाहर लगा दिया। तो मैंने पहले C1 को C3 के साथ इंटरचेंज करा, तो ये अभी भी सेम नहीं हुए। फिर मैंने एक बार ये और कर दिया C2 को C3 के साथ, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये वाले दोनों डिटर्मिनेंट एग्जैक्ट सेम हो गए। आपको ये नहीं सोचेगा कि सर आपने ये प्रॉपर्टी इसमें क्यों नहीं लगाई, ये 2 डिटर्मिनेंट अलग अलग हो गए हैं। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, बाद में ऐड कर देना तो भी ये आंसर आ जाएगा, बट वो डिफिकल्ट हो जाएगा। सो उसको सेम रखने के लिए मैं सिर्फ अभी इसी डिटर्मिनेंट में लगा रहा था ये इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी। जब इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी लगा के देखा, 2 बार इंटरचेंज करा तो -1 का स्क्वायर हो गया, तो 1 ही रहा वो। जब ये डिटर्मिनेंट सेम हो गए तो डिटर्मिनेंट एक नंबर है, तो आई कैन टेक अ नंबर कॉमन, वो नंबर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा पी एक्स वाई जेड, और देखो वो चाहिए भी था 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। अब बचा ये, अब ये तो बहुत ही आसान है, 3 1 उसमें खुद ही आ गए। जब 3 1 बन जाते हैं तो उसको 0 बनाना तो बहुत आसान है। अगर रो में होते हैं तो कॉलम में ऑपरेशन लगाते हैं, C1 माइनस C2 C2 माइनस C3, लेकिन ये कॉलम में है 1 तो रो में ऑपरेशन लगाएंगे, R1 माइनस R2 R2 माइनस R3। सो ये मैंने ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस R2 करा 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस 1 करा तो ये R2 का पहला एलिमेंट 0 हो गया, वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब दिस इज a प्लस बी a माइनस बी, तो x माइनस वाई रो 1 में से कॉमन ले लिया, y माइनस जेड रो 2 में से कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ बचा x प्लस वाई, यहाँ बचा y प्लस जेड। उसके बाद आपने, क्योंकि जिस कॉलम में या रो में 2 0 बन गए हैं उसके अलॉन्ग एक्सपेंड किया, तो जब C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड और x माइनस वाई वाई माइनस जेड ये सब तो मिल ही गया था, सिर्फ क्या चाहिए था एक z माइनस एक्स। तो उसको सॉल्व किया जब रो 1 के अलॉन्ग कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करके, तो वो z माइनस एक्स भी मिल गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन है, एक 15th क्वेश्चन और एक 19th। 15th क्या था, वो कह रहा है प्रूव करो कि साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, ये साइन है नया डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा कॉस गामा प्लस डेल्टा। सो ये हमें शो करना है कि ये 0 के इक्वल है। अब कैसे शो करना है बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले कॉस ए प्लस बी की लगाई आइडेंटिटी, विच इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर इसको 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर लिया, बीच में माइनस आ गया। अब ध्यान से देखा तो कॉस डेल्टा कॉलम 3 में से आया कॉमन, सिमिलरली साइन डेल्टा कॉलम 3 में से आया कॉमन।
तो जब ये कॉमन आया तो देखा हमने कि कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए। एक प्रॉपर्टी पड़ी थी कि अगर दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है, 0। सिमिलरली यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए, तो जब दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी क्या हो गई, 0, 0 माइनस 0, आंसर आ गया 0। लास्ट क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन नंबर 19। एक मैट्रिक्स दे रखा है ए 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1, जिसमें थीटा जो है वो 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं कि डिटर्मिनेंट वैल्यू शो करो, 0 होगी, या डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 से इन्फिनिटी होगी ओपन ब्रैकेट, या फिर 2 से 4 होगी ओपन ब्रैकेट, या फिर 2 to 4 होगी क्लोज्ड ब्रैकेट। तो चार ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। सबसे पहले मैंने सोचा कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ही निकालनी है, तो कोई प्रॉपर्टी लगा के इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैसे सीधा एक्सपैंड भी करोगे तो भी चलेगा, बट 2 0 हम मुझे सीधे बनते हुए दिख रहे थे कि अगर मैं रो 1 में रो 3 ऐड कर दूं तो 1 + -1 0 हो जाएगा, साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा 0 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 0 बन जाए, थोड़ा एक्सपैंड करना आसान हो जाता है, तो मैंने फिर ये प्रॉपर्टी लगाकर R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दिया। तो आप सीधा एक्सपैंड करोगे तब भी ये आंसर तो आ ही जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 + साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा + 1। दिस इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। हमें पता है कि साइन थीटा का डोमेन क्या होता है, -1 to 1। अगर साइन थीटा का डोमेन ये है तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा, सॉरी साइन थीटा की रेंज अगर -1 to 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी, स्क्वायर हो गया, मतलब आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला। नेगेटिव नहीं आएगा मतलब 0 या 0 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकती है साइन की वैल्यू, तो इसका क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 यहाँ पर आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में चला गया। ये ध्यान रखना, ध्यान से समझना, साइन थीटा -1 to 1 के बीच में होता है, ये हमें पता है। स्क्वायर करेंगे तो आंसर 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू लाने के लिए मैंने तीनों साइड चेंज करने स्टार्ट करे। 11th क्लास में इनइक्वालिटीज़ में पढ़ा था कि अगर हम एक पॉजिटिव नंबर ऐड करें इनइक्वालिटी के दोनों साइड तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अपनी डिटर्मिनेंट वैल्यू को देखते हुए मुझे पता था साइन स्क्वायर थीटा मुझे मिल गया, मुझे +1 करना है, तो मैंने तीनों साइड +1 कर दिया। तो 0 + 1 1 हो गया, ये हो गया 1 + साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 + 1 2। अब मुझे पता था 2 से मल्टीप्लाई करना, इनइक्वालिटी का रूल भी याद था कि अगर एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं होता, तो मैंने 2 से तीनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये हो गया 1 2 2 2 2 4, दिस इज 2 × 1 + साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखा तो ये एक्चुअल में क्या बन गया, एक डिटर्मिनेंट वैल्यू ही बन गई ए की, और वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 2 से लेकर 4 तक, और क्योंकि =2 का साइन लगा हुआ है तो कौन से ब्रैकेट आ गए, क्लोज्ड ब्रैकेट। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है जी, सो ये हुआ चैप्टर यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, बहुत लंबा नहीं है, 2 क्लासेस में मैक्सिमम 3 क्लासेस में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे। आई नो काफ़ी स्कूल्स में डिफरेंशिएशन चल रहा है, बट बिना इन्वर्स ट्रिगो करे, वैसे तो बिना फर्स्ट चैप्टर करे भी सेकंड चैप्टर करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट रहता है, बट फिर भी हम सेकंड चैप्टर पहले स्टार्ट करेंगे थोड़ा, ताकि स्कूल के साथ साथ चल सके, और उसके बाद हम फिर डिफरेंशिएशन पे आएंगे। सो नेक्स्ट क्लास हम इन्वर्स ट्रिगो की करेंगे। ओके जी, थैंक यू।